नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आज कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा आनंद मोहन के नए वीडियो पर भी करेंगे, जिसमें फिर से वो बगावती सुर अपनाते हुए दिख रहे हैं। चर्चा तो एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भी करेंगे कि एनडीए में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, और चर्चा आरजेडी को लेकर के भी करेंगे कि आरजेडी में क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है परमवीर जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो है आनंद मोहन से ही लेंगे, क्योंकि फिर से एक बार उनका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। और दिल्ली में परसों दिन उन्होंने भाषण दिया। कल तो वीडियो आया हमारे पास। परसों दिन उन्होंने भाषण दिया और भाषण में बहुत सारी बातें कही। वही बगावती तेवर दिखा, राजपूतों का जिक्र किया और यहाँ तक जिक्र कर दिया कि देख लीजिए, हम लोग 6 गो राजपूत सांसद हैं, और आज अगर नहीं वहाँ पर आरके सिंह को हराया गया होता, औरंगाबाद में सुशील सिंह को हराया गया होता, तो 8 गो होते। केंद्र में राजपूत मंत्री क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए। ललन सिंह और संजय झा का भी जिक्र किया। तो अब सवाल ये उठ रहा है, अब यहाँ से बोलते बोलते केंद्र सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन क्या करने वाले हैं, इसको लेकर हमारे जो संपादक हैं कन्हैया भिलारी सर, उन्होंने जो कहा वही होता हुआ नजर आ रहा है। आनंद मोहन का जो तेवर है वो और गर्म होते हुए जा रहा है। पहले तो सिर्फ जेडीयू पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। यूजीसी का मामले पे उन्होंने बयान दिया। इसके अलावे एनडीए के अंदर जो बड़े बड़े सवर्ण नेता हैं उन पर उन्होंने सवाल किया कि आप काहे नहीं यूजीसी पे बोल रहे थे। फिर उन्होंने राजपूत पॉलिटिक्स पर अपनी बातें रखी कि किस तरह से बिहार में राजपूतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो जिस तरह से वो तेवर दिखा रहे हैं उसका साफ संकेत है कि आने वाले समय में आनंद मोहन बिहार में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वहाँ पर आनंद मोहन ने उस कार्यक्रम का मतलब एक तरह से उन्होंने नेतृत्व किया। जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, मुख्य अतिथि ही नहीं थे बल्कि वो शुरू से लेकर अंत तक वहाँ पर बैठे। ठीक है। इसके अलावे उनके बेटे की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण थी। जो छोटे बेटे आयुष्मान, उनकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण थी कार्यक्रम को कराने में। इसके अलावा देश के कई बड़े राजपूत नेता जो हैं उस कार्यक्रम में आए हुए थे। ठीक है। और आनंद मोहन ने बड़ी ही मजबूती के साथ ना ही सिर्फ बिहार की राजपूतों की बात उन्होंने रखी, बल्कि पूरे देश भर के राजपूतों की बात उन्होंने रखी। और अभी वर्तमान में राजनीति के अंदर राजपूतों की क्या दशा है वो दुख झलक रहा था उनका। और एक बयान का इसमें और जिक्र करना पड़ेगा। जब राजपूतों की बात कर रहे थे और पूरा मंच ही राजपूत समाज के लिए था, वो एक बयान उन्होंने दिया कि देश में मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है और मेन टारगेट राजपूतों को बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को लेकर के भी कहते हैं, देखिए यहाँ जब बोलते हैं बिहार में तो अति पिछड़ों को लेकर के भी बोलते हैं, और राजपूत को लेकर तो बोल ही रहे हैं। देखिए, इससे पहले सेम ऐसा बयान बृजभूषण शरण सिंह का भी आया था। बृजभूषण शरण सिंह जब बिहार आए हुए थे, वीर कुंवर सिंह की जयंती थी उस मौके पर, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि अभी देश में दो ही लोग टारगेट में हैं, दो ही समाज टारगेट पर है, एक मुस्लिम और दूसरे राजपूत। बृजभूषण शरण सिंह भी बीजेपी से साइडलाइन किए गए हैं, लेकिन वो पूरे मजबूती से कह रहे हैं कि हम 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो भी राजपूत। और देखिए, और हमको जो खबर है कि 2029 में न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे, आनंद मोहन भी चुनाव लड़ सकते हैं। आनंद मोहन सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता थे और सजा खत्म होने के 6 साल के बाद नेता जो है वो चुनाव लड़ सकता है। अनिकेत जी, तो 6 साल उनका पूरा होने जा रहा है। हो सकता है उसी के लिए अभी टाइट किया जा रहा है। तो 2029 में लोकसभा का चुनाव आनंद मोहन आपको लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और देखिए, आनंद मोहन की उम्र अधिक है, लेकिन उनका जो शरीर है अभी भी मतलब शरीर से मजबूत है। समझ रहे हैं ना, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वो नीतीश कुमार, लालू यादव के समय के नेता हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य जो है उनका काफी बेहतर है। अभी
और तो इसलिए उनका टारगेट अभी 2029 है और 2029 से पहले वो रथ की यात्रा पर निकलेंगे और ना ही सिर्फ राजपूत समाज को इकट्ठा करेंगे, उन्होंने मुसलमानों की भी बात कही। बिल्कुल। और देखिए सीवर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सीवर के बहुत सारे मुसलमान वोटर जो हैं वो आनंद मोहन के साथ थे। जब उन्होंने देखिए ये यहाँ पर भी उन्होंने मुसलमानों की बात की और फिर सीवर से जिसका टिकट काटा गया था वो भी मुस्लिम समाज के थे, जदयू के, उनका जिक्र भी उन्होंने कहा कि लड़े हम लोग, सरफुद्दीन लड़े हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ठीक है कि यहाँ पर राजपूत, मुस्लिम, कुर्मी, जो कोई भी जनता दल यूनाइटेड से नाराज है, जो कोई भी इलेस से नाराज है, समझ रहे हैं ना, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे। और देखिए जदयू के कई ऐसे नेता जो मीडिया में आकर पत्रकारों के सामने आनंद मोहन की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कैमरा बंद कीजिएगा तो ठीक बोला कि नहीं ना, आनंद मोहन जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ये जो 2-4 जो चौकड़ी है उनसे छुटकारा जनता दल यूनाइटेड को मिले। अब चलिए ये लंबा हो रहा था और अगला भी सवाल हम लोग को लेना है, इसलिए अब हम लोग एमएलसी चुनाव की तरफ चलते हैं। एमएलसी चुनाव जो होने वाला है उसमें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, खास करके एनडीए में, क्योंकि राजद को तो 1 सीट मिलने वाली है आंकड़ों के हिसाब से। देखिए अनिकेत जी 9 पे चुनाव होंगे और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। नीतीश कुमार के वाला जो सीट है उस पर उपचुनाव होगा और इसी सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ये तय है कि पहले से सीटों की संख्या महागठबंधन की काफी कम हो गई है, तो कांग्रेस और आरजेडी को 1-1 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और ये जो 1-1 सीट है वो जाने वाला है लोजपा को और आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा को। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उनके बेटे प्रकाश जो हैं वो दीपक प्रकाश वो एमएलसी बनेंगे, ये लगभग तय है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं और जेडीयू के पास अभी भी 4 मतलब एमएलसी हैं, तो वो 4 सीट जो है जेडीयू अपने पास रखेगी, ये फॉर्मूला तय है। और 1 सीट आरजेडी को मिल सकता है। हाँ, जो कि आंकड़े हैं उस हिसाब से। देखिए 243 सीट है, 10 सीटों पर चुनाव है, तो अगर आप भाग दीजिएगा तो लगभग 25 सीटों के आसपास का फॉर्मूला बैठ रहा है। 10 से भागा देके 1 जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ आंकड़ा होता है। तो ये टोटल 25 का आसपास बन रहा है कि आपको 1 एमएलसी सीट के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो आरजेडी के पास 25 विधायक है, अगर टोटल महागठबंधन को मिला दीजिएगा तो वही 45 के आसपास होता है। तो 25-25-50 मतलब वो सेट नहीं हो रहा है। तो एनडीए भी नहीं चाह रही है कि जैसे राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ उस तरह से एमएलसी के लिए वोटिंग हो, और महागठबंधन भी नहीं चाह रहा है कि वोटिंग कराई जाए। वो तो यही फॉर्मूला है। और देखिए बीजेपी के तरफ से सम्राट जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, मंगल पांडे भी जो हैं वो विधायक बन चुके हैं। तो ये 2 सीट है, तो वहाँ पर कोई नया चेहरा बीजेपी के तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। एक पिछड़ा का सीट है और एक ब्राह्मण का सीट है। तो चर्चा है कि ब्राह्मण या किसी राजपूत को सवर्ण की तरफ से भेजा जा सकता है और एक किसी नए पिछड़े को बीजेपी आगे करेगी। ठीक है। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2 सीटों पर बदलाव होगा। गुलाम गौस जो बीच में देखा होगा आपने, जदयू के खिलाफ में बोलने लगे थे, गुलाम गौस को जनता दल यूनाइटेड रिप्लेस कर रही है। उनके जगह पर आपको अल्पसंख्यक से ही कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक है भीष्म सैनी, उनको भी जनता दल यूनाइटेड रिप्लेस करने जा रही है। ठीक है। हाँ, तो इनको भी रिप्लेस करने जा रही है। तो यहाँ पे भी पिछड़ा समाज से जनता दल यूनाइटेड जो है कोई नया चेहरा देगा। इसके अलावे लोजपा रामविलास से 2-3 नाम चल रहे हैं। पहला नाम जो है चिराग पासवान के भांजे सीमांत बिंडाल का है। सीमांत बिंडाल 2025 के चुनाव में लड़े थे, गरखा से लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो चिराग पासवान उनको एमएलसी भेज सकते हैं। लोजपा रामविलास युवा के वो अध्यक्ष भी हैं बिंडाल,
तो उनको भेजा जा सकता हुलास है। पांडे के नाम हाँ, की इसके अलावा चर्चा है। हुलास पांडे की भी चर्चा है और वेद प्रकाश पांडे जो कि चिराग पासवान के करीबी हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है कि वेद प्रकाश, हुलास पांडे या फिर सीमांत मृणाल में से किसी एक को चिराग पासवान जो है वो बिहार विधान परिषद भेज सकते हैं। तो फॉर्मूला लगभग ये तय है। और अब बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी को एक सीट का नुकसान हो रहा है और आरजेडी का एक सीट जो खाली हो रहा है वो सुनील सिंह का भी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सुनील सिंह जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उनको फिर से आरजेडी विधान परिषद भेजेगी या फिर कोई और, क्योंकि कई नाम आ रहे हैं। एक नाम तो खुद तेज प्रताप यादव का आ रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि फिर से उनको ही भेजा जाएगा। उनको ही भेजा जाएगा, लेकिन चर्चा चली थी कि बीच लालू में, प्रसाद हाँ। यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप को मना कर उनको मिल्सी दे दिया जाए, फिर वो शांति से कहीं रहे। लेकिन ऐसा होता हुआ हमको भी नजर नहीं आ रहा है कि कल या परसों तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से हमारा रिश्ता उस्ता ठीक नहीं है, योगी जी जीतेंगे। हाँ, योगी बीजेपी की सरकार बनेगी, हम गठबंधन कर लेंगे। भाजपा को लेकर सॉफ्ट हो रहे हैं। तो अब तो तेज प्रताप की घर वापसी थोड़ी मुश्किल दिख रही है। तो ये लबोलुबाब है इस चुनाव का कि एनडीए के अंदर लगभग सीटों का बंटवारा हो गया है कि कौन पार्टी के पास कितनी सीटें जाएंगी, और महागठबंधन की तरफ से एक सीट जो है आरजेडी के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि राजद में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं, तो वो बड़ा बदलाव क्या है? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। मंगनी लाल मंडल, जिनको जून 2025 में आरजेडी के इतिहास में पहली बार किसी अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मंगनी लाल मंडल को जनता दल यूनाइटेड से इंपोर्ट किया गया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले जगदानंद सिंह नाराज थे, पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे। फिर जगदानंद सिंह कैसे उन्होंने इस पद को छोड़ा तो वो अलग विषय है। लेकिन अब मंगनी लाल मंडल से जो है राष्ट्रीय जनता दल नहीं संभल रहा है और बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ ना। तो अब पिछले अति पिछड़ा को बना रहे हैं तो हो सकता है विधानसभा चुनाव। देखिए अनिकेत भाई, आरजेडी को तो इससे कोई फायदा हुआ नहीं। इसके अलावा संगठन जो है कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। मंगनी लाल मंडल के आने से आरजेडी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। कमेटी नहीं बना पाया। एक साल से प्रदेश कमेटी का गठन ये नहीं कर पाया है। पहले जो जगदानंद सिंह जो कमेटी बनाए हैं वही कमेटी अभी तक चल रही है। इसके अलावे देखिए, मंगनी लाल मंडल प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए थे, उसके बावजूद उनसे बिना पूछे हुए, बिना उनके आदेश से आरजेडी जो है वो फैसला कर लेती है। आरजेडी के जो नेता है वो फैसला कर लेते हैं कि नीट मामले में, नीट पेपर लीक जो हुआ था उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन आपने भी देखा होगा, मात्र कुछ युवा थे, कुछ नेता थे, वो लोग जाते हैं, पुलिस सड़क पर नहीं जाने देती है। तो मंगनी लाल मंडल इसको लेकर भी नाराज रहे। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाले थे पटना, तो उनके प्रोटोकॉल को लेकर एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग के दौरान आरजेडी के दो नेता आपस में ही लड़ गए, तो मैं होने लगा। तो ये बात जब मंगनी लाल मंडल के पास पहुंची तो मंगनी लाल मंडल गुस्सा हो गए। उन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी। जांच कमेटी में देखिए किसको किसको शामिल किया गया। देखिए, नाम से बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। इसमें उदय नारायण चौधरी को शामिल किया गया, बीनू यादव को शामिल किया गया, तनवीर हसन को शामिल किया गया, रणविजय साहू को शामिल किया गया और मुकुंद सिंह को शामिल किया गया। ये सब आरजेडी के जाने पहचाने नाम हैं। जांच कमेटी ने तय सीमा के अंदर मंगनी लाल मंडल को कोई रिपोर्ट सौंपा ही नहीं। तो समझिए कि मंगनी लाल मंडल को आरजेडी के ही नेता सीरियस नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिर शायद या फिर ऊपर से सीरियस नहीं लेना है। अरे 10 सर्कुलर रोड से कहीं कहा गया हो कि भाई आप इनको नज़रअंदाज कीजिए। तो अब जो चर्चा हो रही है कि बदलाव होगा और बदलाव में फिर जो नाम सामने आ रहा है वो नाम भी चौंका देने वाला है। वो नाम है जगदानंद सिंह के बेटे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का। अच्छा, हाँ, देखिए सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह दोनों
मतलब बहुत बाप लॉयल बेटे हैं की आरजेडी को लेकर। आरजेडी को लॉयल तो है ही, हम्म, लेकिन काम करने का तरीका देखिएगा, अनुशासन देखिएगा, भाषण बिल्कुल। देखिएगा, तो हूबहू लगता है कि जैसे आप सुधाकर सिंह को नहीं बल्कि जगदानंद सिंह को देख रहे हैं। मतलब उसी तरीके से बोलना, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना, वैसे ही गंभीर मुद्दों को उठाना जो जनता से जुड़ी हुई हो। और क्योंकि तेजस्वी को लगता है कि सुधाकर सिंह ही आरजेडी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आरजेडी थोड़ा सा लफंगा टाइप के वहाँ पे कार्यकर्ता रहते हैं, ये तो तेजस्वी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई गमछा मत लड़ाइए, हंगामा मत कीजिए। तो अनुशासन आरजेडी के अंदर स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और जगदानंद सिंह इसके लिए जाने जाते थे। जगदानंद सिंह जब तक कार्यालय में थे तो और मतलब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सारे नेता उनसे उनका कदर करते थे, इज्जत करते थे और डरते भी थे। कहा भाई वरिष्ठ नेता है, लालू प्रसाद यादव के साथी हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल करते थे। तो वही कंट्रोल अब तेजस्वी चाह रहे हैं। हालांकि देखिए खबर है कि तेजस्वी के जो करीबी हैं, कुछ परिवार के ही लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि जब ये बन जाएंगे, जैसे जगदानंद सिंह थे, तब देखे होंगे कि तेज प्रताप किस तरह से उनसे नाराज होकर भागे हुए। तो मतलब वो किसी का चलने नहीं देते हैं। अनुशासन में आपको रहना है, जो भी काम है वो एकदम तरीके से होना चाहिए। जिस तरह से मान लीजिए कि जब तक लालू प्रसाद यादव या बैठक करके कोई फैसला मिल बैठ के कीजिए, उस तरह से होना चाहिए। तो देखिए लेकिन ये भी है कि आलोक मेहता भी हैं इस चर्चा में। देखिए आलोक मेहता का नाम भी पिछली बार चला था। जब जगदानंद सिंह नाराज हुए थे तो आलोक मेहता का भी नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन आलोक मेहता को क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाने से आरजेडी को फायदा अभी होगा? तो फिलहाल हमको नहीं लगता। मुख्यमंत्री उधर सम्राट उपेंद्र कुशवाहा उधर ही है। कुशवाहा समाज को आप नहीं तोड़ पाइएगा अभी में। हाँ, प्रयास आप लोकसभा के चुनाव में किए, आपको फायदा भी मिला था उस समय। और अभी देखिए राजपूत समाज में नाराजगी है ना। आनंद मोहन अभी बढ़िया है, आग में घी डाल रहे हैं। लोहा गर्म हथौड़ा चला सकते हैं। तो सुधाकर सिंह का आपने ही बाइट लिया था। बिल्कुल। तो उन्होंने तो इस बात को कहा ही ना कहीं वो आनंद मोहन पर इतने हार्ड नहीं दिखाई दिए, थोड़ा सॉफ्ट ही थे। तो आगे समय में क्या हो सकता है, कौन किधर जा सकता है, आपको मालूम है राजनीति में कब क्या हो जाए राजनीति में किसी को पता नहीं है। और शायद यही राजद में होने ही वाला है। एमएलसी चुनाव को लेकर के भी हमने बता ही दिया कि सीटों का बंटवारा किस तरह से हो सकता है, और आनंद मोहन के बगावती तेवर के मायने क्या हैं वो भी हमने आपको बताया है। बेलारी सर अभी थोड़े छुट्टी पर गए हुए हैं, थोड़े यात्रा पर है, आएंगे तो आपको पूरा विस्तार से बता देंगे कि अभी आगे आनंद मोहन क्या क्या करने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। तब तक आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।